गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं हफ्ते का आगाज। ये क्या है आज? क्या आप कोई गोल्ड का सेट मुझे गिफ्ट करने वाले? गिफ्ट तो गिफ्ट होता है तो गोल्ड का तो ये क्या कहते हैं, डब्बा तो वही वाला है, जेवरात वाला। वैसे ये डब्बा क्या शो करता है? ये डब्बा बहुत ही, ये सोना मतलब कोई कीमती चीज उसको शो करता है। तो जो भी चीज कीमती होती है वो आप समझे कि इस डब्बे में रखी जाती है। इस डब्बे में रखी जाती है, जिसमें तो सोना ही रखा जाता है। लेकिन ऐसा क्या है जिसको आपने सोने की तरह ऐड कर दिया इस डब्बे में? क्या आप तैयार हैं देखने के लिए कि आजकल की एक्सपेंसिव तरीन चीज क्या है जो कि जरूरत भी है? 1 2 3। ये अंडे। अंडे, ये तो अंडे हैं। हाँ तो अंडे आजकल बहुत महंगे हैं ना, संभाल के रखने पड़ते हैं। वैसे कितने रुपए दर्जन है? 400 रुपए दर्जन है आजकल अंडे। 400 रुपए। वैसे भी सर्दियों में हम देखते हैं ना कि खपत बढ़ जाती है। बहुत से जगहों पर हम ये देखते हैं कि अंडे का इस्तेमाल बढ़ जाता है। बच्चे बुजुर्ग फॉर दैट मैटर, सर्दी में वैसे भी आवाजें भी लगाई जाती हैं। आप किसी रेलवे स्टेशन पर हो, किसी बस स्टॉप पर हो, या इवन गली मोहल्लों में, जी वही आवाज। तो सर्दी में जो अंडे ज्यादा खाए जाते हैं, चूंकि अंडे की अफादियत बहुत ज्यादा होती है। इसके जो व्हाइट पोर्शन उस पे 7 ग्राम्स, नॉर्मली 7 ग्राम्स प्रोटीन होती है। तो इसलिए ज़ाहिर है मतलब अफादियत अब बढ़ गई है, मतलब बढ़ नहीं गई है। लोगों को पता है ना कि डाइट में बहुत यूज कर रहे होते हैं। मैं कीमत के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि कीमतें बढ़ाने वाले वो ये सोच रहे हैं जैसे अंडे की इफादियत भी बढ़ गई है। एक मिनट, सिर्फ अंडे नहीं, अंडे जी तमीज से नाम ले। इतनी महंगी चीज, इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने पड़ी है, कीमती चीज जिसे हम कहते हैं। तो अंडे जी, तो अंडे जी हो गए 400 रुपए के। मसलन कुछ नहीं। अब पता नहीं सबीन के माइंड में क्या आया है। मैं शरीफ बंदा हूँ जी, मेरे माइंड में ऐसी कोई बात नहीं आई। शरीफ हैं आप भी शरीफ हैं। वैसे शरीफ से क्या याद आया? आप भी शरीफ हैं। मैंने सुना कि शरीफ खानदान के भी कुछ हैं पोल्ट्री फार्म्स। अच्छा, तो जब वज़ीर-ए-आज़म अगर बन जाते हैं तो हो सकता है फिर अंडे सस्ते हो जाएं। सकता है अंडे सस्ते हो जाएं, क्योंकि मुल्क का सोच रहे हैं और मुल्क की बात करते हैं, अवाम की बात कर रहे होते हैं। तो अवाम की बात आएगी तो अपने पास से भी तो कुछ अवाम को दिया जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है, तो होना तो ऐसे ही चाहिए ऑब्वियसली, तभी तो लोगों में एतमाद भी बढ़ रहा होता है। एतमाद बढ़ेगा तो लोग आपको वोट भी देंगे। तो देखते हैं जी 9 फरवरी के बाद ये अंडे सस्ते होते हैं या अंडे जी सस्ते होते हैं या महंगे। फिलहाल इनको मैं संभाल के रख दूं क्योंकि मैंने ज़ाहिर इनको भी जाके उबाल के खाना है। मुझे लगा आप उबाल के लाए होगे तभी हम खा लेते। चेक करूं उबला हुआ कि नहीं? नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं जनाब। मौसम की बात करते हैं। धुंध का राज बरकरार है मैदानी इलाकों में, और न सिर्फ पंजाब, केपी, सिंध, हर जगह से खबरें यही आ रही हैं। मोटरवेज को बंद किया गया, एक्सप्रेस वे बंद हैं। ये जो कौमी शराह हैं वहाँ पर भी धुंध से हद निगाह मुतासर हुई है। क्वेटा, मस्तूंग, गिरदनवाह के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। मुस्लिम बाग में बर्फबारी हुई है और मौसम मजीद सर्द हो गया है। ज़ियारत और करीबी पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का इम्कान है, लेकिन बाकी शहरों में, यानी जब आप मेजर सिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ आज मौसम कैसा रहेगा वो अभी बताते हैं आपको। आज का मौसम कैसा रहेगा, सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। और इस्लामाबाद का मौसम भी, धुंध तो कम हो चुकी है लेकिन सर्दी बरकरार है, बल्कि सर्दी की शिद्दत में भी साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। इस्लामाबाद के मौसम की बात करें, कम से कम 5 ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 5 ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 15 ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 6 ज़्यादा 16। कोयटा में -3 और 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है आज का मौसम। कोयटा में सबसे ज़्यादा ठंड इस वक्त पड़ चुकी है, टेम्परेचर माइनस में चला गया है, -3। अच्छा, और इसी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे मामूलात ज़िंदगी मुतासर होते हैं। ऐसे केपी की अगर हम बात करें, ज़रा वहाँ पर भी हम देख रहे हैं ठंड बहुत ज़्यादा है, धुंध है। ऐसे में मर्दान, नौशहरा, कोहार, डीए खान यहाँ पर प्राइमरी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। और केपी गवर्नमेंट ने समर जोन में सर्दियों की छुट्टियाँ बढ़ाई हैं। समर जोन में सर्दियों की छुट्टियाँ बढ़ाई हैं, पता नहीं। समर जोन, वैसे समर जोन में सर्दियों की छुट्टियाँ कैसे बढ़ती? आई थिंक वो उन्होंने कुछ जोन चेंज किया है कि जैसे गर्मियों की छुट्टियां ज्यादा होती हैं, तो उन्होंने उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, वो जो उस फेज में होती है उसकी छुट्टियों को शिफ्ट, मे बी लेट्स फिगर आउट कि ये क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो हमारे तक खबरें हैं वो ये कि 13 जनवरी से जो है वो स्कूल खुलेंगे। बिल्कुल, और 9:30 बजे खुलेंगे। हाँ, वो भी चेंज हो गई है, सुबह 9:30 बजे स्कूल खुलेंगे। ये वैसे बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त वैसे देखा जाए तो ये इनिशिएटिव मुझे लगता है। और मुझे वैसे भी पता नहीं क्यों लगता है कि स्कूल की टाइमिंग्स ओवरऑल भी यही होनी चाहिए कि बच्चे सुबह थके हुए होते हैं, मेंटली
आराम से उठ नहीं पा रहे होते, डिसिप्लिन अपनी जगह पे होता है, लेकिन साथ साथ बच्चे जब नींद में होते हैं वो पढ़ भी क्या पा रहे होते हैं। देखिए ना, प्राइमरी में तो छुट्टियां बढ़ा दी और सेकेंडरी और आगे मिडिल के लिए या हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए उन्होंने टाइमिंग को चेंज कर दिया, 9:30 बजे कर दिया है। मौसमी की जब बात करें तो आपको लेकर चलते हैं चीन और यहाँ का सूबा हनान। बर्फानी मौसम सयाहों को अपनी जानिब खींच रहा है। जमी हुई आबशार, विंटर वंडरलैंड, स्कीइंग, अम्यूजमेंट पार्क, स्नो ट्यूबिंग और स्नो मोबाइल, सब चीज़ों के मज़े एक ही जगह पर लोग ले रहे हैं। हज़ारों की तादाद में सयाह हन्नान के विंटर वंडरलैंड पहुंचे हैं और कोई जमी हुई आबशार के हसीन नज़ारों में खो गया है और तस्वीर बना रहा है और कोई मैस्कॉट्स के साथ अटखेलियाँ कर रहा है। बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, कोई स्कीइंग कर रहा है, कोई स्नो ट्यूब्स पर बैठकर बर्फ़ पर फिसलने का मज़ा ले रहा है और जिसको थोड़ा डर लगता है, जो फिसलने से गिरने से थोड़ा डरता है, वो स्नो मोबाइल पर बैठकर बर्फ की वादी में घूम रहा है और खूब एंजॉय कर रहा है। खूब एंजॉय कर रहा है, क्या बात है। अच्छा, वैसे ये विजुअल देख के ना मुझे तो कल मालम जब्बा याद आता है, बिकॉज हमारे यहाँ भी कभी कभी फेस्टिवल होते हैं, अभी आजकल तो अभी नहीं हो रहे। स्पोर्ट्स होती है हमारे यहाँ भी, नहीं मालम जब्बा फेस्टिवल जो स्नो फेस्टिवल होता है, एग्जैक्टली वहाँ पर लोग बहुत जा रहे होते हैं और बड़ा ही खूबसूरत मंजर उसका भी होता है। ये भी बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ कुछ लोग होते हैं जो ठंड में जाना प्रेफर नहीं कर रहे होते, लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं ऐसे जो कि कहते हैं नहीं हमने बर्फ में जाना है और एंजॉय करना है मौसम। बिल्कुल ऐसे है। चलिए एक गेम खेलते हैं। ये गेम आपने भी खेली होगी बचपन में, वैसे मैं तो अभी भी खेल रहा होता हूँ, मेरा बचपन ही तकरीबन है बच्चों के साथ। खेली है या नहीं? अच्छा, ऐसे रखें उंगली, क्योंकि वो आपका बचपन मेरा बचपन ऐसे रखें, ऐसे रखें उंगली, अंडे जी के डब्बे पे उंगली रखें। ओके। चिड़ी उड़ी, उड़ी, कौवा उड़ा, उड़ा, घोड़ा उड़ा, नहीं उड़ा। घोड़ा उड़ा, कैसे उड़ा? इंडिया में उड़ा, पर लगे घोड़े को भी अंडों की कीमतों की तरह। बता रहा हूँ आपको, घोड़ा उड़ा वहां की फिजा में नजर आ रहा है। अच्छा। वहां तो हाथी भी उड़ रहा है, चलिए झींगा भी उड़ रहा है, तितली तो चलो उड़ती से उड़ती है, ऑक्टोपस भी उड़ रहा है, सांप भी उड़ रहा है। अरे वाह, वो कैसे? ये आपको दिखाते हैं जी काइट फेस्टिवल। ये भारतीय शहर अहमदाबाद, यहाँ का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज चुका है और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 70 मुल्कों से 150 से ज्यादा काइट लवर्स अहमदाबाद पहुंचे हैं। रंग बिरंगी मुख्तलिफ शक्लों वाले पतंगों ने नीले आसमान पर डेरे सजाए हैं। अच्छा, इसमें बहुत से मुल्कों के झंडे भी नजर आ रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। और इस फेस्टिवल के शुरका ज़ाहिर है वो जिस मुल्क से उनका ताल्लुक हो वो यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं आकर। तो डोर और पतंग यही वहाँ पे नज़र आ रहा है और फ़ज़ा में बुलंद पतंगे जिस तरह से वो देखिए घोड़ा घोड़ी, मैं वही कह रही हूँ कि अच्छा पतंग एक हमारे तो ट्रायंगल शेप उसकी होती है ना जिसको हम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट एक चीज़ ये है कि डिफरेंट फ्लैग्स की शक्ल में पतंगे बनी हैं और उसके साथ साथ डिफरेंट शेप्स उनको दी गई हैं। कोई हाथी उड़ा रहा है, कोई घोड़े उड़ा रहे हैं, मोर भी उड़ा रहे हैं, मोर उड़ा रहा है, कोई ऑक्टोपस उड़ा रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, जानवर उड़ा रहे हैं। सही बात है। चले आगे बढ़ते हैं जी। तो बड़ा ही खूबसूरत फेस्टिवल था। कोलंबिया यहाँ की बात करते हैं। रंग बिरंगे ब्लैक एंड वाइट कार्निवल का इनकाद यहाँ पर हुआ है। मुख्तलिफ रंगों, सकाफतों, आबाओ अजदाद की रवायतों और अफसानवी बातों को रंग बिरंगे फ्लूट्स तैयार करके पेश किया गया है। यूनेस्को की ताउन से होने वाले ये जो फ्लूट्स है, इसकी परेड में जनूबी अमरीका, मुल्क की मकामी, हिस्पानवी और अफ्रीकी रवायात की अक्कासी भी की गई है। और वाइट डे पर 6 घंटे तवील परेड में मुख्तलिफ जो फ्लोट्स हैं उसको सड़कों पर वो हम नज़र आए हैं, जो कि एक बड़ा खूबसूरत मंजर इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। लोग बड़ा उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ अफसानवी अशकाल भी दी गई हैं। जानवरों के जो होती है ना, क्या बोलते हैं, दो हैकल्स जो होते हैं, उसकी शान बढ़ाते हुए नजर आए। बिल्कुल ऐसे बच्चों ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टी की, देखिए फोम पार्टी कहेंगे, खूब एंजॉय किया है और फोम गन्स से एक दूसरे पर फोम स्प्रे कर रहे हैं एंड दे आर एंजॉयिंग। क्या बात है। अच्छा देखिए, जैसे जैसे सर्दियां आती हैं हर जगह की अपनी एक रवायत है जो कि बरकरार रहती है और बड़ी खुशी होती है हमें भी साथ साथ शेयर करते हुए कि आज इस मुल्क में ये हुआ उसमें, क्योंकि कुछ फेस्टिवल्स उनकी अपनी पहचान होती है लेकिन हम भी साथ साथ अडेप्ट कर रहे होते हैं कि मौसम के साथ देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे भी दिमाग खुल रहे हैं और हमें नजर आ रहा है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा होता है और सिर्फ आप डिजास्टर्स और इन चीजों पर फोकस नहीं कर रहे होते, वो हर मौसम के साथ एक नई चीज लेकर आते हैं और जिंदा रखते हैं अपने दिलों को। बिल्कुल ऐसे ही है। अब लेकर चलते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से खबर यह है कि एक फनल वेब नस्ल की सबसे बड़ी मकड़ी दरियाफ्त हुई है। फनल वेब मकड़ी इंतहाई जहरीली होती है और अमूमन जिसका साइज जो बताया जाता है वो कहते हैं 1 से 5 सेंटीमीटर के दरमियान ये होता है। और न्यूकासल में मिलने वाली इस मकड़ी को मकड़ियों की हरकुलिस करार दिया जा रहा है क्योंकि इसका साइज 7.9 सेंटीमीटर है और इस मकड़ी के दांत
दांत कहूँ इनको, वैसे दांत ही कहेंगे क्योंकि वो इतने ताकतवर हैं कि वो नाखून को चीर देते हैं, इतना स्ट्रांग कट कर सकते हैं वो। और तारीख में अब तक ये सबसे बड़ी फनल वेब मकड़ी जो है ये वहाँ पे शहरी को मिली और इससे बाद में ऑस्ट्रेलिया के रेंगने वाले कीड़ों के मखसूस पार्क के हवाले किया गया। और पार्क की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जहरीली मकड़ी का जहर निकाला और ज़ाहिर उस जहर पर तहकीक होती है फिर, और उसके बाद ताकि ज़ाहिर से इंसानी जानों को भी इससे बचाया जा सके, क्योंकि एंटीडोट तैयार की जाएगी। तो ये कि अगर इनकी तादाद ज़्यादा होती है, किसी को काट लेते तो एंटीडोट बनाई जा सके, तो ज़ाहिर है उसके लिए उसका जहर भी निकाला गया है। पढ़ेंगे आगे। किताबों की लाइब्रेरी सबने देखी, सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लाइब्रेरी दिखाएंगे, इसे कहते हैं कपड़ों की लाइब्रेरी। सैर कराते हैं आपको लीना द फैशन लाइब्रेरी। डच दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में ये मौजूद है। नए और पुराने कपड़े यहाँ पर किराए पर मिलते हैं। लेकिन ये लाइब्रेरी क्या बता रही है कि ज़ाया किए जाने वाले कपड़े और फैशन इंडस्ट्री की जो आलूदगी है उस पर ये बात कर रही है। इस लाइब्रेरी में सैकड़ों दिलकश रंगों के ट्राउजर्स, कोट, ड्रेसेस, इसको ब्रांड या स्टाइल के लिहाज से अलग अलग जगह दी गई है और हर आइटम पर कपड़े की कीमत क्या एक दिन का किराया कितना होगा वो दर्ज है। इस फैशन लाइब्रेरी में 50 यूरो सेंट से लेकर 1 और 2 यूरो तक हर ब्रांड और स्टाइल के कपड़े बआसानी दस्तयाब है। वैसे वेरी चीप और अच्छी बात है, लोगों के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। और ये आइडिया बेसिकली इसको परवान चढ़ाया है जिसको इनिशिएट किया है। एलिस्का इनका नाम है जी। उन्होंने फैशन इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदगी फैलाने वाले जो सनत है, ऑब्वियसली कपड़े की जो सनत होती है, इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूट कर रही होती है बिल्कुल पोल्यूशन आलूदगी में भी। तो उसको उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि इसको लोगों के लिए कितनी आसानी इसमें होगी शोएब, अगर देखा जाए कि आप इजीली जा सकते हैं, आप थोड़ी सी कीमत अदा करते हैं, आप लेकर जाते हैं कपड़े, उसके बाद आप उनको रिटर्न करते हैं। जिस तरह एक किताब आप लेकर जाते हैं और उसके बाद आप उसको रिटर्न कर देते हैं और उसी तरह से सही तरीके से आप वापस कर देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कुछ ऐसे जगहों पर, जैसे कराची में, लाहौर में, इवन इन इस्लामाबाद, यानी बड़े शहरों की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे स्टोर्स खुल रहे हैं जहाँ पर आपको वो चाहे ब्राइडल ड्रेसेस हों चाहे पार्टी वेयर्स हों, वो आपको रेंट पे मिल रहे होते हैं। अच्छा, और ब्राइडल ड्रेसेस और वैसे भी अगर देखा जाए तो आप हर एक का अपना शौक होता है, मतलब किसी की कोई इसमें वो नहीं है, हर एक की मर्जी होती है कि वो किस तरह से अपने दिन को एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए एक दिन आपने पहनना होता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आप पहन भी नहीं होते और आप उसमें लाखों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि अब जो ब्राइडल वेयर है वो देखा जाए लाखों से कम में नहीं मिलता, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इट्स गुड कि ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि जब हर क्लास ये करना शुरू कर देगी तो फिर जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है या हमारी मिडिल क्लास है वो ईजिली आराम से अपनी चीज़ों को इस तरह से ले जाके इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की बात करते हैं। एक अच्छी खबर, चंद रोज़ पहले हमारे शो में इस पर डिस्कशन हुई थी। IT मिनिस्टर डॉक्टर उमर सैफ ने जब जिक्र किया था कि पेपाल का जो अकाउंट है वो खोले बगैर कैसे पेपाल से रकम जो भेजी जाती है वो वसूल की जा सकती है। तो निगरान वफाकी वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि दुनिया भर से ख़रीदार पेपाल के ज़रिए रकम पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के अकाउंट में भेज सकेंगे। ज़रा ये तो एक अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ साथ जो फ्रीलांसर्स हैं वो खासे परेशान भी होते हैं। कुछ ऐसी खबरें आती हैं, कुछ ऐसा माहौल बनता है कि उनका बिजनेस मुतासर होता है। जैसे कि कल इंटरनेट वॉज डाउन और डिफरेंट जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं दे वर डाउन, और उसकी वजह से जो फ्रीलांसर्स हैं वो अपने बाद में उन्होंने शेयर भी किया अपना एक्सपीरियंस कि हमारा लाखों का नुकसान होता है इस तरह से जब इंटरनेट डाउन होता है। बिजनेसेस मुतासर हो रहे होते हैं। ये सिर्फ आई डोंट नो, क्योंकि रीजंस जब पूछी जाए तो रीजंस नहीं बताई जा रही होती, तो कोई हतमी यहाँ पे हम भी फैसला नहीं कर सकती है, अपनी कोई राय नहीं दे सकते कि क्या वजह थी इंटरनेट बंद के। जब बात की जाए तो वो ये कह रहा होता है जी हमारी तो उसमें है ही नहीं, आप PTA से पूछे, PTA बात करने को तैयार नहीं होती। लेकिन बात वही है, यहाँ पर हम सिर्फ आवाम की बात कर रहे हैं कि कोई भी इसके अंदर इशू है, टेक्निकल इशू है, कोई और मसला है, तो उसमें कम से कम आवाम का जरूर सोचें कि ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। वहीं पर फ्रीलांसर्स काम कर रहे होते हैं, इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे होते हैं जहां से लोग अपने एंड्स मीट कर रहे होते हैं, अपनी ब्रेड अर्न कर रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम से कम इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि एक आम इंसान को, अवाम को इसका नुकसान ना हो। बिल्कुल ऐसे। बढ़ते हैं आगे। क्रिकेट के एक साबिक कप्तान इंतखाबात में बहुत हैं आगे। मैं बात बांग्लादेश की कर रहा हूँ। बांग्लादेश की पार्लियामेंट के इंतखाबात में हुक्मरान जमात अवामी लीग की बरतरी है और 300 में से 224 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और 170 नशिस्तें वो जीत चुके हैं। 44 पर आज़ाद उम्मीदवार, 10 पर नेशनल पार्टी कामयाब हुई है। लेकिन मैं शकीबुल हसन की बात करना चाह रहा था। साबिक कप्तान है बांग्लादेश क्रिकेट टीम के। इन इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया
और जिस पार्टी से उन्होंने हिस्सा लिया उस पार्टी की वैसे ही बढ़तरी नज़र भी आ रही थी और शकीबुल हसन ने 1,85,000 वोट लिए और साबिक फास्ट बॉलर मशरफी मुर्तज़ा इन्होंने 1,79,000 से ज़ायद वोट लेकर मैदान मारा है। तो क्रिकेट के खिलाड़ी सियासत में कैसे आए? सियासत के भी अच्छे खिलाड़ी बन गए बांग्लादेश में। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान में कोविड की बात करते हैं। कोविड का नया वेरिएंट JN1 वेरिएंट, खबर यह है कि 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मुतासरा अफराद में नए कोविड वेरिएंट की अलामात पाई गई हैं। मरीज सेहतयाब ज़रूर हुए लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि हुकाम की तरफ से कि शहरी एहतियात करें ताकि ज़्यादा ना फैले। टेस्टिंग भी कर दी गई है कि टेस्टिंग एयरपोर्ट्स पे भी की जा रही है ताकि मजीद जो है वो फैला। हम आगे चलकर इस पर बात भी करेंगे चूँकि ज़ाहिर देख रहे हैं कि किस तरह एयरपोर्ट्स पर अब चेकिंग हो रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ और ख़बरें शामिल करेंगे लेकिन इससे पहले कि दीगर सेगमेंट्स की तरफ जाएँ एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। जो सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद और अब बात करते हैं पाकिस्तानी सियासत में ख़वातीन की शिरकत की और जो कि हम देख रहे होते हैं वाकई इंतहाई कम नज़र आ रही होती है। निस्फ आबादी इस मुल्क की अगर देखा जाए तो वो ख़वातीन हैं और लेकिन उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो सियासत में उनकी शिरकत जो है उनकी शमूलियत बहुत कम हमें नज़र आ रही होती है। हालांकि बहुत अहम है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर अहम ना हो तो अब वो कहते हैं ना कि एक आबादी है उसमें से अगर आप 50% निकाल देते हैं तो उसमें क्या रह जाता है। और देखा जाए तो ख़वातीन की शमूलियत इस वक्त तकरीबन 20% है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक ज़बरदस्त बात यह है कि अब ख़वातीन आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं और नज़र आ रहा है कि वो इस फील्ड में बढ़ सकती हैं और तादाद भी बढ़ाने के लिए वो कोशिश है। अकरबा फातिमा की बात हम कर रहे हैं, एक नौजवान सियासतदान है जो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के टिकट पर सिंध से मैदान में उतरेंगी। ये पाकिस्तान की कम उम्र उम्मीदवार भी हैं और आज के शो में हमने इन्हें बुलाया भी है, हम इनसे बात भी करेंगे कि किस तरह से सियासत में आने का उन्होंने फैसला किया। एक तो यंग, उसके बाद मुश्किल, जाहिर है कठिन सफ़र तो है, ये सब हम सब इसको एडमिट ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट दिया है, वो कैसे दी है और क्या उम्मीदें, आज इस बारे में हम बात और ये देखें सबीन, यहाँ पे वी मस्ट अप्रिशिएट अ पॉलिटिकल पार्टी। यूँ तो हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो ख़वातीन को आगे लेकर आए इस मैदान में, लेकिन जब पीपल्स पार्टी की बात करते हैं ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए या इस्लामी दुनिया के लिए बड़ा एजाज़ कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म ज़ाहिर ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। फिर हमने चंद रोज़ पहले जिक्र किया था कि पहली सवात से कोई खातून अगर सामने आई अक़लियती बरादरी से तो वो भी पीपल्स पार्टी सामने लेकर आई। तो पीपल्स पार्टी इस मामले में हमें नज़र आता है कि वो एक अच्छी सोच रखती है, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से अगर देखा जाए तो वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी शमूलियत को मेक श्योर करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम करती है उसको हम जरूर कहते हैं वो अच्छा काम करे, पीपल्स पार्टी इस मामले में बहुत ज़बरदस्त काम। लेकिन अब ये ज़ाहिर बड़ा अहम हो जाता है कि एक तो किसी उम्मीदवार का चुनना वो सिर्फ इसलिए ना हो कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप ख़वातीन को प्रमोट करें, फिर उस खातून के अपना एक विजन भी होना चाहिए। जैसे कि हम डॉक्टर सवेरा प्रकाश की बात की, खातून जो सवात से जिनका ताल्लुक अक़लियती बरादरी से, और आज हम अकरबा फातिमा की बात कर रहे हैं, कम उम्र तरीन उम्मीदवार, और ज़ाहिर उनसे हम जिक्र करना चाह रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि आप किस मैंडेट के साथ, किस मंशूर के साथ अवाम में जा रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जब भी हम सियासत की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आ रहा होता है कि एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे, लोगों का जो एक माइंडसेट एक चल रहा होता है कि सीनियर लोग, वहाँ पर यंगस्टर्स के लिए अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल है या फिर वाकई आसान है, इस हवाले से बात करते हैं। अकरबा फातिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अकरबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अकरबा, बताइएगा कि किस तरह से एक कठिन सफ़र शुरू करने का फैसला आपने किया कि कम उम्री में आपने इंतखाबात लड़ना है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ख़वातीन के लिए ये थोड़े चैलेंजेस होते हैं जो हमें अपनी सोसाइटी में ख़ास तौर पे फेस करने पड़ते हैं, वो भी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि व्हेन आई वाज वेरी यंग तो मेरी इंस्पिरेशन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। हम सब ने देखा जब वो इस मुल्क पर आई और उन्होंने वेरी यंग एज एक ज़िम्मेदारी ली भुट्टो साहब के बाद, और हमने देखा कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जब वो इंटर हुई तो उनके मुखालफिन ने कहा कि खातून है, कमज़ोर है, नहीं कर सकेगी। लेकिन फिर हमने देखा कि बीबी ने एट सच ए यंग एज 2 बार मुल्क की वज़ीर आज़म भी बनी, और सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं बनी बल्कि उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया कि वो मुस्लिम ममालिक की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। तो मैं एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ कि जिसकी रहनुमा ने
खुद एक खातून थी और उनकी मैं एक फॉलोअर हूँ। तो बिल्कुल मुझे भी इन चैलेंजेस का सामना हुआ था, लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि मैंने अपनी पार्टी से हल्के की सियासत खुद मांगी। आप जानते हैं कि रिजर्व्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन मैंने अपनी पार्टी से, अपनी लीडरशिप से, चेयरमैन साहब बिलावल साहब से मैंने मांगा कि मुझे हल्के की सियासत करने दें। एक नेगेटिव ये हमारी सोसाइटी में माइंडसेट क्रिएट हो गया है कि ख़वातीन ख़ास तौर पर जो हैं वो हल्के की सियासत नहीं कर सकती हैं। वो जिस तरीके से, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली आपको बड़े चैलेंजेस का सामना होता है, आपको आवाम को टाइम देना होता है, उनके साथ उनके मसाइल, उनके दुख और सुख में उनके साथ खड़े होना होता है। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ और आप जिम्मेदारी दें। इंशाल्लाह आवाम का जो फैसला होगा वो हक का होगा। सही। अकरबा, आपके मुखालिफ उम्मीदवार कौन कौन से हैं? किसकी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है? कितना टफ होगा आपके लिए? देखिए, लास्ट टाइम जो पीटीआई के हमारे यहाँ से विनिंग कैंडिडेट थे और अब जो है हमारा अभी भी हमारा पीटीआई से और एमकेएम से और कुछ दीगर टीएलपी और कुछ मजहबी जमातें हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताती चलूँ कि देखें, उन्होंने सबको आजमा लिया है और अब एक नई सोच, नौजवान चेहरे की ज़रूरत है। देखिए, आजमा तो पीपल्स पार्टी को भी फिर बहुत लिया सिंध ने। अकरबा, ये बात तो ना करें। कराची पूरे सिंध में मैं कराची की बात कर रही हूँ कि कराची में पहली मर्तबा हमारा, हाँ, काफ़ी एक तवील अरसे के बाद कराची में हमारे मेयर साहब आए। आप जानते हैं हमारे मेयर साहब भी ही इज़ वेरी यंग और लोगों ने जब उनको मौका दिया तो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाए हैं। अच्छा, वैसे अकरबा, यंग जुडिक्शंस ऐसी होती है। दो बातें। एक तो ये कि यंग की आपकी नज़र में डेफिनेशन क्या है, और दूसरा आप अपनी अगर एज से मुतालिक बता सकें, जो कि ज़ाहिर है हमने आपके बारे में जो बताया कम उम्र तरीन, तो हम ज़रूर नाज़रीन के लिए समझना चाह रहे हैं। एक तो आपकी एज, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? जी, मैं 26 साल की हूँ। आई हैव डन LLB फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और इसके अलावा मैंने BMS किया है फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। और इसके साथ साथ मेरा अपने इस हलके में मेरी एक पूरा फैमिली तवील बैकग्राउंड है। मेरी वालदा इस पार्टी की सीनियर कारकुन रही हैं। और उसके बाद फिर 15 पिछले सालों से मैं खुद वालदा के साथ ही ग्राउंड में। तो जब मैं 19 साल की हुई तो पार्टी ने मुझे सूबाई डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यूथ विंग की जिम्मेदारी दी और मुझे बिल्कुल एहसास है कि ये इट्स वेरी सेंसिटिव और इट्स वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स का आवाम के मसाइल और खिदमत से आप इलेक्शन के दिनों में और चूंकि आपकी वालिदा का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, इसलिए ही पीपल्स पार्टी, या आपकी अपनी कुछ सोच या ऐसा कोई और मामला था पॉलिटिक्स को लेकर कि आपने भी ज्वाइन किया एंड देन पीपल्स पार्टी की तरफ से? नहीं, जी मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि मेरी जो इंस्पिरेशन थी शुरू से वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से थी कि जिस तरीके से उन्होंने जदोजहद की, स्ट्रगल की, फिर उसके बाद बिलावल साहब ने जिस तरीके से तमाम मामलात को संभाला है। और देखें, हम सब इस बात पे यकीन रखते हैं कि तमाम जमातों को हमने आजमा लिया है। एक नई सोच, जब चेयरमैन साहब फॉरेन मिनिस्टर बने तो हमने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा, पॉजिटिव इमेज हमारे पाकिस्तान की क्रिएट हुई है मुल्क भर में, इंटरनेशनल। मैं फिर वहीं पर आऊँगा। आपने कहा है तमाम जमातों को आजमा लिया है, तो फिर अकरबा ने पीपल्स पार्टी की ज्वाइन की, फिर तो नई पार्टीज है ना, IPP भी है, भले सिंध में ना सही, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी आजमा तो लिया। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई नया सियासतदान आ रहा है मैदान में या कोई नई पार्टी मैदान में आ रही है। देखिए, मैं कराची की बात कर रही हूँ, मैं कराची की बात कर रही हूँ। कराची में अनफॉर्चुनेटली कुछ ये हुआ, हमने माजी में देखा कि बहुत बुरे तरीके से धांधली वगैरह तो एक अपनी जगह रिगिंग, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि मेयरशिप देखें, एक बाउंड्रीज होती है कुछ डिपार्टमेंट्स की, कुछ जुडिक्शंस की, तो उसमें ना तो सूबाई गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, ना तो फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है। तो इसी तरीके से जो मेयरशिप थी वो हमारे पास नहीं थी और उस वजह से जो कराची के कुछ पार्ट्स थे जिसमें डेवलपमेंट वर्क है और इस तरह की तमाम अदर स्टफ हैं, उस पर हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और मैं आपसे एक और बात भी एक्सेप्ट करती हूँ, देखें, कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी हमारी हुकूमत में जो नहीं हो सकी और उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। और अगर आप नौजवानों को मौका देंगे तो हम उनसे पॉजिटिव उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप पॉजिटिविटी की बात कर रही हैं, आगे कराची को आगे ले जाने की बात भी कर रही हैं। अच्छा अकरबा, ये भी बताइएगा क्या करना चाहती हैं, क्या था नहीं हो सका और अब अकरबा क्या करना चाहती हैं सियासत के मैदान में आगे?
देखिए, हमें एक चीज़ सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमारी पाकिस्तान की जो एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है 65% ऑफ यूथ पर। तो जब यूथ को मौके दिए जाएंगे और हमारे जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं वो बेरोज़गार हैं, तो जब यूथ को मौके दिए जाएंगे, उनको स्किल्स डेवलपिंग दी जाएगी, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, उनको ऐसे मौके दिए जाएंगे जहां वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकें, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है। देखें, एक प्राइमरी नेसेसिटीज़ जो इश्यूज़ हैं वो हैं, जिसमें बिजली है, गैस है और महंगाई है, ये तो बिल्कुल प्राइम इश्यूज़ है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा नौजवान जो सफ़र कर रहा है, तो वो उसको हमें हल करने के, उसको देखने की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ मेरा ख्याल है कि इन मेन जो प्राइमरी इश्यूज़ है इन पर अगर काम करना शुरू कर दिया जाए तो सारी आसानियाँ आ जाएंगी नौजवान के लिए, कि वो खुद भी रोज़गार भी निकलना शुरू हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ निकलना शुरू हो जाएंगी। तो प्राइमरी उस पे चीज़ों पे फोकस करना मेरा ख्याल है वो भी बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे ही बात है। लेकिन अब ये है कि इंशाल्लाह ताला नौजवानों को मौके मिल रहे हैं, और मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं करती हूँ, तमाम दीगर जमातों को नौजवानों को मौके देने चाहिए। नौजवान ही मुस्बत सोच लेके, पॉजिटिव सोच लेके आगे आएंगे, क्योंकि जब आप एक इतनी बड़ी मेजोरिटी 65% ऑफ यूथ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जब नौजवान आगे आएंगे अपनी सीनियर्स की रहनुमाई के साथ, अहम बात है नौजवानों का आगे आना, रहनुमाई के साथ जरूर। लेकिन बस एक जुमला, अपनी मुहिम कैसे चलाएंगी? ये बस आपको लगता है कि सिंध है, पीपल्स पार्टी है, हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अवाम की ताकत पर यकीन रखती हूँ और हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। फ्लड बीच में आया, कोविड आया, मैं हमेशा अपने लोगों के साथ यहाँ मौजूद रही हूँ। ये इलेक्शंस में उतरना और फिर गायब हो जाने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड है, तो मैं कभी भी भागने वाली नहीं हूँ यहाँ से। ठीक है अकरबा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी, पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगी। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। सोशल मीडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है और आजकल जो सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर रहा होता उसको कहा जा रहा होता है, अच्छा आप इस वाली ऐप पे नहीं और आप उस वाली ऐप पे नहीं और आपको ये स्मार्टफोन जो है वो इस्तेमाल करना नहीं आ रहा होता। और पेरेंट्स ये देख देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उनके बच्चे, अब हम अक्सर ही जिक्र कर रहे होते हैं कि 2 या 3 साल के बच्चे को इंटरनेट चलाना आ रहा होता है, उसको कार्टून्स लगाने आ रहे होते हैं, मतलब वो फेमिलियर होता है कि कौन सी ऐप क्या है और किस पर क्या लगेगा। और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे को तो देखो ये गेम भी डाउनलोड करनी आती है, हमारा बच्चा तो वो गेम भी खेल रहा होता है। और उसके बाद पेरेंट्स कहते हैं उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, बच्चे को बहला दिया थोड़ी देर के लिए, अपने अपने कामों में पेरेंट्स लग जाते हैं। लेकिन उसमें उनको ये नहीं पता होता कि इसमें बच्चों का नुकसान कितना हो रहा होता है। पेरेंटल चेक बिल्कुल भी नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे बाजों का ऐसी ऐसी गेम्स भी खेल रहे होते हैं कि हम कहते हैं अच्छा जी इनके बिहेवियर में चेंज क्यों आ रहा है, ये इस तरह का रवैया इनका क्यों हो रहा है। उसके पीछे ये होता है कि वो कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, समटाइम्स सबीन ये सोच भी होती है कि अच्छा बच्चा तो अपने रूम में बैठा है, वो तो एक गेम खेल रहा है, वो सेफ जोन में है, बाहर तो नहीं जा रहा ना। क्या वाकई वो सेफ जोन में होता है? या समटाइम्स उन्हीं गेम्स में जब चैट स्टार्ट होती है वो किसी से भी हो सकती है और किसी बारे में भी हो सकती है और बच्चे के जो रुझानात हैं बदल सकते हैं। ऐसे में वो पेरेंट्स जो कि कंसर्न हैं आजकल कि उनका बच्चा, उसका रवैया बदल रहा है या हर वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है, यानी मैं बात करूँ वो जो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं या कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं जिससे बच्चे का जो मिजाज है वो मुख्तलिफ हो जाता है। इस पर आज हम बात करेंगे। उमर जालियांवाला साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू। बहुत अहम मौजू है। उमर भाई, फ़ायदा ज़्यादा कि नुकसान ज़्यादा, ये जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल की हम बात करते हैं, गैजेट्स का हम जिक्र करते हैं और स्पेशली अब हम जो ऑनलाइन गेम्स की बात करते हैं, आई थिंक इस डिबेट से आगे बढ़ जाना चाहिए। फ़ायदा आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। अब हमारी ज़िंदगी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, हमारा नया एज मोहल्ला वो है, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे शेयर करते हैं, सीखते वहाँ से हैं, माहौल वहाँ लगा हुआ है। तो अब आप सोशल मीडिया से कट ऑफ नहीं हो, कुछ टाइम के लिए कर लिया करें, अच्छा होता है साल के अंदर, लेकिन जनरली हम सब होंगे। तो फ़ायदे नुकसान से बढ़ के पेरेंट्स को और यंग लोगों को और बच्चों को भी ये सोचना चाहिए। बच्चे भी अब बहुत कुछ क्योंकि पढ़ते हैं, देखते हैं कि जो ऑनलाइन दुनिया है उसमें भी वैसे ही सेफ्टी के बारे में सोचना है जैसे आम दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो नानी की एडवाइस जो थी, क्योंकि नानी सोशल मीडिया पे नहीं थी, तो वो एडवाइस उन्होंने नहीं दी कि ऑनलाइन कुछ शेयर नहीं करना, ऑनलाइन अपनी आईडी शेयर नहीं करना, ऑनलाइन लोग तुम्हारे जानने वाले नहीं हैं, पीछे कोई भी हो सकता है एक हैंडल के। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ज़रूरी है कि हम प्रोटेक्शन करें।
फ़वाइद नुकसानात से आगे बढ़ें। बिल्कुल सही आपके बात है। बच्चे चैनल्स पे होंगे, डिजिटली कनेक्टेड होंगे, स्क्रीन से हर वक्त हमारा लगाव होगा, हमारी दीवारें स्क्रीन्स बन जाएंगी। सो अब हमने ये सोचना है कि हम सब ऑनलाइन दुनिया को सेफ कैसे बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ये बड़ा और आम पॉइंट है। बच्चों ने भी खुद ये सोचना है कि वो सेफ कैसे रहें। बच्चे तो नहीं सोच पाएंगे। बच्चों इसमें को भी अगर देखें, हम बाकी चीज़ों पे ट्रेन करते हैं तो पहला आज का सबक यही होगा कि बच्चों से बात करें, हाँ। उन्हें सिखाएं, उन्हें वो थ्रेट्स बताएं जो कि आप आम चीज़ों के बारे में बताते हैं। बिल्कुल ऐसे है। हर चीज़ के बारे में बच्चों को एजुकेट और ऐसे करते में हैं। भी मेरे भी जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, ज़ाहिर है वो शायद रील्स देख रहे हैं, शायद वो कोई मूवीज़ देख रहे हैं। अगर हम थोड़े से बड़े बच्चों की बात करें, 8th 9th 10th क्लास के बच्चों की, ऑनलाइन गेम्स खेलते खेलते जब चैट स्टार्ट होती है उससे ज़्यादा नुकसान भी तो होता है। तो वो कैसे, वो भी पेरेंट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स चेक रखें उस पर। उसको मॉनिटर करना भी मुश्किल है। आप मुश्किल है ना, वो एज ऐसी है। गेम का चैट कहाँ पे मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप डिवाइसेस अपने बच्चों को दें तो माँ बाप सोचते हैं कि हम क्या बंद करें। मेरा ख्याल है सवाल ये होना चाहिए कि क्या चीज़ खोली जाए। और सिर्फ वही चीज़ें खुली रहने की इजाज़त होनी चाहिए। ये वो चैनल्स हों, ये वो गेम्स हों जो कि ट्रस्टेड हों। हर चैनल के ऊपर, आपके हर डिवाइस के ऊपर, हर ब्राउज़र के ऊपर पेरेंटल कंट्रोल मौजूद है, जो कि माजरत के साथ पेरेंट्स इस्तेमाल करना अच्छा, नहीं पेरेंट्स को जानते। पता ही नहीं है कि जी। अच्छा, ये तो अब बहुत सारे लोगों को अब पता चल रहा होगा कि ये कंट्रोल मौजूद है। अब बिल्कुल। उसका इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है वो बताना भी बस जरूरी जहाँ है। सेटिंग्स में पेरेंट कंट्रोल जहाँ आपको नजर आए आप उसको क्लिक करें। उससे आप खुद ही, आप जानते हैं कि फिल्टर कर टेक्नोलॉजी लेंगे। अपने आप को सिखा देती है, वो बनाते इतनी आसान है। और हम क्योंकि इतनी और चीज़ें कर चुके हैं कि ये करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। दूसरा, मैंने ये भी रियलाइज़ किया, मेरा बच्चा छोटा है, उसको मिसाल के तौर पे अगर मैं यूट्यूब पे कुछ सुनाता हूँ तो उस पे इश्तिहार आ जाते हैं। उसके इश्तिहार के बीच में रैप सॉन्ग आ जाता है। वो रैप सॉन्ग, बच्चे के जिंगल से रैप सॉन्ग तो यूट्यूब किड्स। सो कहीं कहीं आपके पास बच्चों के लिए एप्लीकेशन मौजूद है जहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन चैनल ने खुद दी हुई है। आप अपने बच्चे को ना अलाउ करें कि वो उस चैनल के ऊपर जाएं। सो ये तमाम चीज़ें पेरेंट्स की जिम्मेदारी पैक में शामिल है। जैसे पुरानी चीज़ों पे उन्होंने जिम्मेदारियां ली हैं, ये भी अब मिलाएं। ये ना कहें कि देखें बच्चे तो कुछ भी करते हैं। आपने बात की कि कमरे में बैठा हुआ गेम ही खेल रहा है। क्यों कमरे में बैठा हुआ गेम खेल रहा है? सहन में बैठ के गेम खेले। डिवाइस का यूज़ ओपन होना चाहिए। मेरे घर में कंप्यूटर ऐसे लगा हुआ था कि जो दाखिल हो उसको स्क्रीन नजर आए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो आप देखें कि जहां ये बिहेवियर्स भी आपको नजर आ रहे हैं छुपाने वाले, आप कोशिश करें कि उन्हें ओपन बनाएं ताकि ट्रस्ट का माहौल हो। अच्छा उमर, ऐसे में आप देखें ऐसी गेम्स भी आ गई हैं जो गेम तो है, पेरेंट्स भी यही कहते हैं अच्छा गेम है, बच्चा गेम खेल रहा है, उसके अंदर चैट भी आ रही होती है। अब वॉइस चैट्स भी हैं जो कि होती हैं, वैसे टाइप भी कर रहे होते हैं बच्चे। अब वो उस पर कैसे पेरेंट्स नजर रख सकते हैं? एक तो अवेयरनेस ज़ाहिर है उस तरह से नहीं होगी, लेकिन उसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? मुझे समझ नहीं आता कि क्या जरूरत है आपके बच्चे को मार धाड़ के गेम खेलने की, और आप क्यों बतौर पेरेंट्स इजाजत देते हैं उन्हें ये खेलने की। एंड वाई कांट दे बी अ बेटर एंटरटेनमेंट? आई थिंक वी शुड चैलेंज इट राइट अवे। क्योंकि जो गेम है ही मार धाड़ का, मैंने निकल के आपको उड़ाना है, तो मैं आपको कॉल पे भी यही बात करूंगा, चैट पे भी आपको बुली करूंगा, इन एक्चुअल भी आप यही करेंगे। राइट। सो आपका बच्चा स्पोर्ट्स में जाए ना, रियल मैदान में मुकाबला करे, टीनेजर्स को जहां कैसे उसूल संभाला होते जाए? हैं। आज के पेरेंट्स यही बात करते हैं, जी। बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। घर में अगर कंट्रोल किया जाए तो वो जाकर फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू करता है। अच्छा, घर बच्चे के अंदर अगर तो नहीं कंट्रोल सुन हो रहे तो जाएगा। आपने बिल्कुल उनको ऐसा ट्रेन किया है कि वो नहीं सुन रहे। ये आपकी ट्रेनिंग में पहले भी प्रॉब्लम रहा है और अभी भी नहीं सुन रहे और आप इसको चलने दें तो आप मजीद डिजास्टर कर रहे हैं। सो प्लीज इस पे जोर लगाएं। देखें, इंसान का माइंड रिवायर हो सकता है। आप जानती हैं कि आप भी एक दौर में डिजिटली बहुत एक्टिव हो जाती हैं, तो फिर आप छोड़ती हैं, फिर आप फिजिकल दुनिया के मजे लग जाते हैं, फिर आपको डिजिटल अजीब लगता है। तो माँ बाप को भी एफर्ट करने की ज़रूरत है। इर्द गिर्द सेफ स्पेसेस कम्युनिटी को बनाने की ज़रूरत है। ऐसी जगहें जहाँ बच्चे निकल के खेल सकें, फिजिकली अपने आप को एक्सरसाइज कर सकें, बजाय इसके कि सिर्फ डिजिटली करें। तो दैट्स अ वेरी सैड पैटर्न आई बिलीव। लेकिन उमर भाई, माजी में हम देखें उस वक्त सेफ स्पेसेस, मैं उन्हें सेफ स्पेसेस इसलिए कह रहा हूँ कि शायद अगर कंपेयर करें आज के दौर से शायद सेफ स्पेसेस थी वो, वरना चैलेंजेस तो उस दौर के भी थे। अब ज़रा वो माहौल नहीं है। बड़ी दुरुस्त बात है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी कि पेरेंट्स टाइम निकालें, बच्चों के साथ जाएं या बच्चों को लेकर जाएं, या कोई ऐसा चेक रखें उनके ऊपर कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ग्राउंड्स में जाएं। मैं ये नहीं कहता ग्राउंड्स नहीं है, ज़रा ग्राउंड्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन हम बच्चों को बाहर नहीं निकालते। हमारे अंदर एक फेयर है। हमारे लिए सेफ स्पेस आज भी बच्चे की वो है जो हमारे सामने बच्चा है। अगर बच्चा नज़रों से ओझल है तो हमारे लिए वो सेफ स्पेस में नहीं है। अब ऐसे में अब एक ही ऑप्शन आती है कि ठीक है जी, मोबाइल फ़ोन या गैजेट्स फ्लिप कर दें। बिल्कुल, इसको फ्लिप कर दें। आपकी मेरी नज़र में बच्चा फिजिकल माहौल में ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू डिजिटल माहौल में।
फिजिकल माहौल में उसको कोई गंदी चीज़ नहीं मिलेगी, अपनी एज से बाहर की चीज़ रेयरली इस मुल्क में नज़र आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं मिलेगी। और डिजिटल में मसला ज़्यादा है। पब्लिक आए के अंदर वो लोगों की नज़र में होगा। हमारे इर्द गिर्द लोग ऐसे छोड़ते नहीं है, कुछ हादसा ज़रूर होते हैं यकीनन, लेकिन जनरली कम्युनिटी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ऑनलाइन दुनिया में तो जब वो गेम खेल रहा है तो कौन उसके सामने पता नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते ऑब्वियसली, हर चीज़ जो है वो वर्चुअली है। कौन उसको क्या भेज रहा है, उस फाइल से क्या करवा सकता है। बिल्कुल जी, जवार है हमारे साथ सक्खर से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? भक्कर से जी जवार क्या पूछना चाहेंगे? जी जवार अमान बखर से बात जी 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 बखर पंजाब से। जी बहुत अच्छे टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसी एंड्रॉइड या आपके पास आईफोन है उसमें ना कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए जिससे जो हमारे बच्चे हैं उनको इस्लामी तालीमात मिले, क्योंकि हम जब आपस में बिजी होते हैं तो हम बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं, तो वो बजाय ऐसे कार्टून जिससे बच्चों के दिमाग के ऊपर जो है गलत असरात पड़े, तो क्यों ना हम कोई इस्लामी ऐसी एप्लीकेशन, क्योंकि हम आईटी में तो बहुत पीछे जा रहे हैं ना, तो अगर इस पर अमल किया जाए तो मेरे ख्याल में हमारे बच्चे जो है बजाय वो किसी फिल्मी एक्टर या उनकी मतलब कॉपी करने के हजरत उमर की कॉपी करें, हजरत अबू बकर की कॉपी करें, मतलब वो एक इस्लामी बच्चे बने ना। जब तक हम बच्चों के इस्लामी नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चे जो हैं ये सारा दिन सोशल मीडिया पे भी वो सारा दिन जी डांस हो रहा है, हम देखते हैं कि वो बड़ों को देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो सोशल मीडिया पे टिकटॉक वगैरह यूज करते हैं, तो मेरे ख्याल से तो बच्चों को जो है वो ये ख्याल बहुत अच्छा है जवार साहब। आपके बच्चे हैं? जी जी हैं जी। आपने खुद क्या किया अपने बच्चों के जो मोबाइल फोन है उसके लिए आपने खुद क्या किया? मैं समझना चाहूंगा, आपने अच्छी सोच आपकी बहुत प्यारी है। बहुत अच्छा सवाल किया जी। मेरा जो बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना बीए कर रहा है, लेकिन अभी तक मैंने उसे जो मोबाइल है वो कीपैड वाला भी नहीं दिया। लेकिन इस पर एक कमेंट ले लेता हूँ, मोबाइल फोन देना ही ना ये हल है? देखें, जिन लोगों ने ये टेक्नोलॉजीज बनाई हैं उन्होंने अपने बच्चों को नहीं दिया जो बनाने वाले हैं वो नहीं दे रहे। सिलिकॉन वैली में जो टॉप नॉच टेक तबका है वो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखता है, उसको उस दुनिया में मिलाता है जिसकी हम अभी पहले सवाल में बात कर रहे थे। बीए में तो माँ बाप का बिल्कुल इख्तियार है कि अगर माँ बाप चाहें अपने बच्चों को फ़ोन ना देना चाहें, उनको लिमिटेड अपने फ़ोन पे एक्सेस दें ताकि वो जो करें सामने रहें, कोई मसला नहीं। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चों के लिए ज़रूरी कर देती हैं और बच्चे डिनाइड फील करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई उनको असाइनमेंट्स ऐसे मिलते हैं, सारे बच्चे ऑनलाइन कोई चीज़ देख रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप बिल्कुल डिवाइस से डिस्कनेक्ट करें, अपनी डिवाइस देना ना देना ये पेरेंट्स की चॉइस है। देखिए इसमें आपको नहीं लगता कि इस पर बात होनी चाहिए कि हमें तो बच्चों को इस दौर के लिए तैयार करना है, हमें राइट और रॉन्ग की पहचान सिखानी है बच्चों को, फिर जरा डिवाइस उनके अगर पास होगी तो उन्हें पता है सही क्या, कभी ना कभी कहीं तो जाहिर उनको एक्सेस तो मिलेगा उसका। वो घर में ना मिले वो दोस्तों में मिल जाएगा। वो आप स्कूल, आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि आप कंप्यूटर लैब्स हैं, आप पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन, तो आप नहीं देंगे, वो किसी दोस्त के पास जाएंगे शायद। एग्जैक्टली। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, याहिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको याहिया बात कर रहा हूं। जी याहिया साहब कैसे हैं? पहले तो जालिया वाले को बहुत सलाम हो, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छा हमें समझाते हैं। वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम जालिया वाला। ये शुएब एंड सबीन, सबसे पहली बात है कि ये हो नहीं सकता कि आप बच्चों को गैजेट नहीं दें। आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स सारे इस पे आ चुके हैं। जो आपने गैजेट लगाना है वो अपने अंदर लगाना है, अपने अंदर इस तरह लगाना है कि आपको समझना है कि क्या चीज करनी या क्या चीज नहीं करनी। ये जो इस्लाम और उसकी बात है ना, आप टीवी के जितने चैनल आ रहे हैं ना, लोग तबसरा तो जरूर करते हैं। मैं तो 24 आवर मेरे घर में टीवी चलता है, तो सुबह 6 बजे 6:30 बजे कुरान और उसका तर्जुमा आता है। वो कोई देखता है, वो नहीं देखते। भाई आपकी चॉइस है ना, आप किसी को डांस को देखें, आप कुरान को देखें, ये तो आपकी चॉइस है ना। आपके इख्तियार में चीजें वो आप करें, वो कर ही सकते हैं कि मोरल एंड एथिकल वैल्यूज आपने बच्चों को खुद सिखानी है। जब आप बच्चों को पैम्पर कर देते हैं, उनके हाथ में गैजेट पकड़ा के, उनको खुद माँ देख रही होती है मोबाइल में ड्रामे, और वो कहती है कि बच्चा मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम टू द चिल्ड्रन। मेरे 2 बच्चे हैं शुएब, मेरे 2 बच्चे हैं जिसमें एक बच्चा ACC कर रहा है, एक बच्चा इंटर कर चुका है। मैं उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली हूँ। मैं ये नहीं कहता उन्होंने गैजेट का इस्तेमाल, मैं उनको ये बताता हूँ ये टाइम तुम्हारा नमाज पढ़ने का, इसमें नमाज पढ़ लो, ये तुम अपनी जो चीजें बैलेंस लेके चलो। और ये टेक्नोलॉजी का कंट्रोल हमारे इख्तियार में है ही नहीं। आप जितनी भी प्रॉक्सी लगा लेना, मैं तो इस पर खुद काम कर चुका हूँ, आप एक क्लिक पे ना सारी चीजें ओपन कर सकते हैं। अब आपको बच्चों से ओपन भी होना पड़ेगा और बातचीत भी करनी। मेरा सवाल जालियावाला से भी है, जालियावाला साहब मसले के जो जनरेशन गैप क्रिएट हो रहा है, इसलिए कह रहा है कि हम अगर मैं 65 में पैदा हुआ हूं तो 65 की ईरा में जी रहा हूँ।
मैं इस एरा में नहीं जी रहा, तो हाउ कैन वी, हम बैलेंस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं अपने बच्चों और अपने दरमियान? आज की जनरेशन से कनेक्ट कैसे होना है, क्योंकि आज की जनरेशन की तो लैंग्वेज ही डिफरेंट है। जी बहुत मुश्किल है, और इसीलिए जजमेंट छोड़नी पड़ेगी। और हर जगह जहाँ हम बच्चों को ये मिसाल देते हैं ना कि हमारे ज़माने में, वो तो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि वो आप जानते हैं, आप ज़रूर उसको मजाक में मिसाल दे दें, लेकिन मैं एक बड़ों से गुजारिश करूँगा कि आप क्यूरियस हो जाएं। हमारे बच्चे इतने बिगड़े हुए नहीं है जितने हमारे दिमाग में बिगड़े हुए हैं। हम ज़्यादा खौफ में बच्चों को उनके ज़माने में भी सिनेमा होते थे, मिडनाइट लोग निकलते थे सिनेमा से, मूवी देख कर आते थे। उस ज़माने में भी लव मैरिजेस के किस्से हमने सुने, छुपी हुई शादियों के किस्से, तो ये हर ज़माने का किस्सा है। लेकिन आजकल के नौजवान, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा सोचते हैं, और जो आपने इशारा किया है कि अगर उनसे गुफ्तगू लगाई जाए जो कि जजमेंटल ना हो, जिसमें सख्त डंडा साथ ना चल रहा हो, और सवाल हो कि तो अच्छा तुम ये करोगे तो इसमें तुम्हारे ख्याल में क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, इसमें क्या रिस्क है, तुम उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे, तो रिश्ता भी बुलंद होगा और आप अमेज हो जाएंगे। क्योंकि यंग लोग, जैसे आपने कहा ना, जिस डिजिटल दुनिया में नेटिव पैदा हुए हैं उसी में अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी वो जानते हैं, लेकिन इस एज में अवेयरनेस नहीं होती। ये अहम बात है जानना कि टीनेज दिमाग पूरा बना हुआ नहीं होता, कच्चा ज़हन है। सो फॉर एग्जांपल एक लड़की है, जब वो ऑनलाइन मौजूद है, उसकी तस्वीरें जाती हैं, उसको कोई भी बंदा कुछ भी उस तस्वीरों पे कमेंट करता है तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और अगर वो ना मिला हुआ हो पहले, तो आप जानते हैं कि वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जा सकता है उस नौजवान को। तो एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जहाँ पर बच्चे शेयर कर सके, ना कि वो डर रहे हों। तो बच्चों की टेक्नोलॉजी से दोस्ती जरूर करवाएं, लेकिन अपनी दोस्ती उनके साथ ज्यादा अच्छी रखे। मैं बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक के लिए ना मेरे साथ बहुत अच्छा क्लोजर किया। स्टे विद अस। आज की दुनिया में सेहत का शोबा एक चैलेंज बन चुका है। हर मुल्क में देखें या हर खित्ते को देखें, अलग अलग सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। और इस सिलसिले में इस्लामाबाद में 2 रोज़ा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद किया जा रहा है। 10 और 11 जनवरी को होने वाले इस अहम इवेंट की आज हम बात करते हैं, जिसकी भरपूर तैयारियां जारी हैं। इस समिट के अहदाफ क्या हैं, आज इस पर हम बात करेंगे। हम प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये 2 रोज़ा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट, मकसद क्या है इसका? बहुत शुक्रिया जनाब। ये जो 2 रोज़ा समिट पाकिस्तान में होने जा रही है, ये फर्स्ट टाइम है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी पे कोई समिट अभी तक दुनिया में हुई नहीं है, ये हमने इनिशिएट किया है। और इसका मतलब ही यही है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपनी हेल्थ सिस्टम के बारे में सीरियस है, बल्कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के बारे में भी सीरियस है। यानी हम पूरी दुनिया का सोच रहे हैं कि उनके निज़ाम भी बेहतर हो जब वबा आ जाती है, ताकि वो वबा से बेहतर तरीके से नबद आज़मा हो सके। इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसको इनागोरेट करेंगे। इसमें कोई 40-50 के करीब मंदूबीन, नेशनल इंटरनेशनल टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स, मिनिस्टर्स, यूएन बॉडीज़ के और डोनर कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स और एम्बेसडर्स शामिल हो रहे हैं। प्रोविंशियल मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सारी इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये हम इधर एक पैक करने जा रहे हैं ताकि दुनिया को हम गाइड कर सकें कि जब वबा जाती है तो कौन कौन से स्टेप्स आपने लेने हैं, ख़ास करके गरीब और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, ताकि उनके सिस्टम भी इस काबिल हो जाए कि वो वबा से उस तरह का मुकाबला कर सके और अपनी आबादी की सेहत को सिक्योर कर सके और इकनॉमिक लॉस है उसको अवॉइड कर सके, जिस तरह की कोई डेवलप कंट्री कर सकता है। तो इसमें बहुत सारे थीम्स हैं, टेक्निकल क्लाइमेट चेंज के हैं, वबा की प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स के हैं, वबा के लिए एक ग्लोबल पैंडेमिक फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी हमारी उसमें शामिल है प्रपोजल में, कि हम फ्लोट कर सके कि एक मरबूत निज़ाम हो फाइनेंसिंग का, कि जैसी ही वबा आ जाती है तो वो रिसोर्सेज गरीब मिडिल इनकम कंट्रीज़ को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, और इक्विपमेंट्स और ह्यूमन रिसोर्स, ताकि वो बेहतर तरीके से मुकाबला कर सके। क्योंकि हमारा मोटो है नो वन इज़ सेफ़ अंटिल एवरीवन इज़ सेफ़। यानी अगर आपकी अपनी आबादी सिक्योर्ड है, लेकिन हाँ जी 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 तो डॉक्टर साहब, प्रैक्टिकली क्या क्या हम इसके फ़वाइद देखेंगे आगे चल के? क्योंकि ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम आप बता रहे हैं, ये हो भी रहा है, इन सारी चीज़ों पे फोकस भी किया जाएगा, डिस्कशंस भी होंगी और डिफरेंट थीमेटिक एरियाज़ भी आपने बता दिए इसके साथ साथ। लेकिन प्रैक्टिकली इसके बाद हम फ़ायदा किस तरह से देखेंगे? एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि इनटेंजिबल है, वो तो पाकिस्तान की इमेज और डिग्निटी का है। वो काफ़ी इसको बूस्ट मिलेगा और मिल रहा है। ऑलरेडी हमारी पजीराई दुनिया में हो रही है कि पाकिस्तान ने स्टेप लिया है, मीन्स कि पाकिस्तान केयर फॉर द वर्ल्ड। दूसरी जो है हमारी अपनी सिस्टम को
हमारे सिस्टम में जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो फ्लो ऑफ फंडिंग है वो इन्हेंस हो जाएगी, फिर क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट हमारे ऊपर ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। और फिर वह बाकी सूरत में जो सफरी पाबंदियाँ, जो ट्रेड की पाबंदियाँ जो लग जाती हैं उन ममालिक के जिनके सिस्टम कमज़ोर है, जिनको ज़्यादा ख़तरा दुनिया को जिनसे ज़्यादा ख़तरा होता है, उसमें हमारा शुमार एटलीस्ट नहीं होगा। और हमारी एक से बन रही है इंटरनेशनल एरेना में कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल हेल्थ बॉडीज़ है उसमें एक अपना जो मुकाम है उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो हम हासिल कर रहे हैं। सही। डॉक्टर साहब, वैसे सेहत इसको तरजीह मिले, इसमें हम सियासी जमातों को भी पीछे देखते हैं, इदारों को भी पीछे देखते हैं, सूबों को भी तरह पीछे देखते हैं जब हम ये कहते हैं कि सूबाई मामला है ये। क्यों नेशनल हेल्थ हमारी प्रायोरिटी क्यों नहीं है? जी, ये तो अज़ल से चल रहा है। हमारी जीडीपी एलोकेशन आप हेल्थ को देखिए 1% है, ये नहीं होना चाहिए था कि 5% हो। फिर आप हमारी आबादी का साइज़ देखिए, हमारी एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन देखिए, डिजीज़ लोड्स देखिए, हमारे यहाँ कौन सी डिज़ीज़ नहीं है जो इधर हैं। हम डायबिटीज़ में फर्स्ट पे हैं, हेपाटाइटिस सी में हम फर्स्ट पे हैं, पोलियो इधर है, बाकी इन्फेक्शियस डिजीज़ में, इवन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी हमारी मोर्टेलिटी काफ़ी हाई है। तो ये सारा, और न्यूट्रिशन का भी, फैमिली प्लानिंग का भी, तो उसकी तरफ तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही थी लीडरशिप की कि कैसे इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन हम एक बुनियाद तो रख रहे हैं। हम न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम स्टेक होल्डर्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं और उनको साथ में मिला रहे हैं, बल्कि दुनिया के जो बॉडीज़ है, जो एक्सपर्ट्स हैं, डोनर्स हैं या फोरम्स हैं, उनको भी हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि वो हमारा भी सोचें, हमारे जो सेहत के निज़ाम में जो खामियाँ हैं जो वो पुर कर सकते हैं कोलैबोरेशन के साथ फंडिंग की वजह से, की वसातत से, या टेक्निकल सपोर्ट। वो पाकिस्तान को न सिर्फ पाकिस्तान की अपनी बेहतरी के लिए, बल्कि पाकिस्तान, चूँकि ये डिजीज़ इसकी कोई बॉर्डर नहीं होती, तो अगर हम पोलियो को इधर कंट्रोल कर सके, हमारी हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन का हम आगाज़ कर रहे हैं बाय द वे, इंशाल्लाह हम इसका आगाज़ करेंगे अपने टाइम में, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आगे बढ़ाएगी। डायबिटीज़ के लिए भी हमने एक जामी प्रोग्राम बनाया है, सूबे हमारे साथ मुकम्मल ताउन में है। बिल्कुल सही है कि कम से कम बुनियाद रखी जा रही है और बेस बनेगी तो उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाएगा। नोटिस में चीज़ आ रही है, ये एक बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, अगर हम वैसे इंटरनेशनली हम हेल्थ सिस्टम को देंगे, दुनिया भर के बाकी सेहत के शोबों को देखा जाए और पाकिस्तान को देखा जाए, स्पेशली जो वबाएं हैं उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान कितना पीछे है अभी, कि क्या बेहतरी है जो कि लाई जा सकती है ताकि जो वबाई अमराज हैं उसके चैलेंज से निपटा जा सके? अच्छा, इसमें जो हमारा डिटेक्शन एंड रिस्पांस का मैकेनिज्म है, इसमें बेहतरी तो ज़रूर आई है। अभी हमारी प्रोविंशियल लैब्स, पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब हैं, वो प्रोविंसेस में मुकम्मल तौर पे फ़ाल है। डिस्ट्रिक्ट्स को हमने 150 डिस्ट्रिक्ट्स को इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस रिस्पांस सिस्टम बनाया हुआ है और वो इम्प्लीमेंट भी किया है। इस तरह हमने उनकी कैपेसिटी डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस एंड रिस्पांस यूनिट्स बनाए हैं ताकि वो वबा को मॉनिटर भी कर सके, बीमारियों की एपिडेमिक जब होती है उसको मॉनिटर कर सके और फिर एक्शन भी ले सके। तो बेहतरी आई है, लेकिन हमारे पास मसला है वैक्सीन बनाने की। अभी तक उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। हम अब इस पे काम कर रहे हैं। एक कंसोर्शियम के साथ हमारी बातचीत जारी है कि वो न सिर्फ हमारी जो EPI की 12 डिजीज़ हैं उसके लिए इधर वैक्सीन बनाए पाकिस्तान में, बल्कि जो वो है बाकी वबाओं की सूरत हाल में जब आ जाती हैं, जैसे कोविड का है, वो भी हमारे लिए बनाएं। तो वो हम ला रहे हैं, आगाज़ हम कर रहे हैं और उस पर पूरी हमारी स्टेट मशीनरी ऑन बोर्ड है कि हम इंशाल्लाह अपने दौर में इसका आगाज़ करेंगे कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम बढ़ा सके। आपने ख़ुद देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में क्या पोजीशन है रेबीज़ वैक्सीन की, एंटी स्नैक वेनम की, इवन हम परचेज़ करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं EPI की वैक्सीन। तो अगर हम इन कंसोर्शियम को ये बावर कराएं जो हम करवाने जा रहे हैं कि हम आप ही से ख़रीदेंगे अपनी EPI की नीड्स के लिए, हम तो इंपोर्ट का बिल भी हमारा कम हो जाएगा इससे, और दूसरा ये है कि क्वालिटी हम इधर मॉनिटर कर सकेंगे, हमारी बस में होगी और हमारे एक्सपोर्ट भी हम कर सकेंगे। तो इससे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा न सिर्फ हेल्थ को बल्कि पाकिस्तान की इकानमी को भी होगा। डॉक्टर साहब, इस समिट में कौन कौन शिरकत कर रहा है, कितने ममालिक से शिरकत हो रही है? अच्छा, अभी जो हमारी गुफ्तगू किसी को वीज़ी की वो है 10-15 ममालिक से, तो वो आ रहे हैं एक्सपर्ट, उनकी हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ और उनकी डेलीगेशंस आ रही हैं, जिसमें सऊदीया है, UAE है, कतर है, अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, हमारा किर्गिस्तान है, इस तरह इथियोपिया ने भी कमिट किया है, आ रहे हैं।
तो सोमालिया ने। इंडिया जो नहीं है। ममालिक हैं और इधर से जो हमारे जो नहीं आ नहीं जी, इंडिया को हमने इनवाइट नहीं किया था। तो इसमें जो उन ममालिक से जहाँ से किसी वजह से उनकी डेलीगेशन नहीं आ सकी, उनका एम्बेसडर उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो एम्बेसडर्स जो हैं वो यूएसए और यूके, जर्मनी, इन सब ने कमिट किया है कि वो रिप्रेजेंट करेंगे अपने मुल्क को। तो वो जो उनकी स्टैंस है वो उधर वो मेंशन कर लेंगे। और डॉक्टर साहब, इस वक्त कोविड का क्या मामला है पाकिस्तान में? JN1 वेरिएंट, खबर ये थी कि 4 केसेस रिपोर्ट हुए। ज़ाहिर है हमने देखा कि एयरपोर्ट्स पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई, टेस्ट बढ़ा दिए गए। इस वक्त स्टेटस क्या है कोविड का पाकिस्तान में? अच्छा, बिल्कुल जी। इसके लिए जैसे ही इंडिया से केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए तो उसी वक्त हमने सोचा कि इंडिया की वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा है गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, और फिर गल्फ़ कंट्रीज़ की पाकिस्तान के साथ है। तो हमने अपनी जो बॉर्डर हेल्थ सिक्योरिटी सिस्टम है उसको अलर्ट किया है। हम अभी रेड अलर्ट पे हैं। उनकी कैपेसिटीज भी हमने बढ़ा दी हैं, और हमने ये डिसाइड किया कि हम 2% रैंडम सैम्पलिंग भी करें रैपिड टेस्टिंग के ज़रिए, जो हम कर रहे हैं। 4 केसेस कल कंफर्म हुए हैं जिसको हमने अनाउंस कर दिया है। उनकी हमने ट्रेसिंग की है, तो वो उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी हम करने जा रहे हैं कि कहीं वो तो इफेक्ट नहीं है। वो चारों के चारों स्टेबल हैं, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, घरों में हैं, यानी उनको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई है। लेकिन चूंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत तेज़ी से होती है JN1 की, तो हम इसको अरेस्ट करना चाहते हैं, हम डिटेक्ट करना चाहते हैं और प्रिवेंट करना चाहते हैं इसकी स्प्रेड को। तो वही प्रिकॉशनरी मेजर्स जो कि कोविड में हमने प्रीच की थी, प्लीट की थी, वही इसी में भी हम करेंगे कि ताकि ये वबा फैल न सके, क्योंकि इसका लोड फिर हेल्थ सिस्टम पे फिर और आबादी पे आ जाता है। जो वैक्सीन, जो भी अवेलेबल वैक्सीन इस वक्त है वो JN1 वेरिएंट के लिए भी इस्तेमाल होती है, जाके उसका फ़ायदा नहीं होता? अच्छा, वैक्सीनेशन का अमल तो हमारा जो कोविड-19 के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन तकरीबन 90% जो हमारे अहदाफ थे वो हमने अचीव किए हैं। अभी हम US गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन में हैं और उन्होंने एग्री भी किया था। तो हम वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं, वो डोनेट कर रहे हैं US गवर्नमेंट। वो तकरीबन 200,000 जो है फाइज़र कंपनी की, उसमें चूँकि ये वेरिएंट्स वो उनका अहाता कर लेते हैं, तो वो नई वैक्सीन जो बनती है वो सारों के खिलाफ होती है। तो अब जो नई वैक्सीन जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो कि अमेरिका हमें डोनेट कर रहा है, 2 लाख आपने कहा कि डोजेस आएंगी पाकिस्तान में, तो सबसे पहले ये वैक्सीन किसको लगाई जाएगी? जब हम बात करें कि 90% तो हम वैक्सीनेटेड हैं, तो ये जो 2 लाख वैक्सीन की डोजेस आएंगी, ये किसको लगाई जाएंगी सबसे पहले? जी। अच्छा, जो जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ यानी ऑलरेडी कुछ बीमारियां, हार्ट की, शुगर, डायबिटीज़ उनको है, तो उनको वो तो हाई रिस्क ग्रुप है, ताकि क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस उनमें ज़्यादा हो सकती हैं, तो उनको तो पहले। फिर ओल्डर एज ग्रुप को हम पहले करना चाहते हैं, और जहाँ पे इनकी केसेस हमारे पास आ जाते हैं तो उसका एक फार्मूला है, हम क्लस्टरिंग करते हैं, तो उन जगहों पे ज़्यादा हम प्रायोरिटाइज करेंगे ताकि वो फैल ना सके, ताकि फैल ना सके। और सेम जो पहले कोविड वैक्सीन का प्रोसीजर देखा था, तकरीबन वैसा ही वैक्सीन लगने का प्रोसीजर हमें नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तारों से बने फन पारे, और क्या ज़बरदस्त शाहकार ये तख्लीक कर रहा है एक आर्टिस्ट। और ये पूरी दुनिया में बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो कि इस तरह का काम करते हैं। तो सबीन की मुलाकात उनसे हुई थी और ज़बरदस्त उनका काम आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ ऐसे मुनफरिद काम कर रहे होते हैं, अनोखे काम कर रहे होते हैं कि उनसे हमें खुद टाइम लेना पड़ता है कि हेलो सर, क्या आप हमें वक्त देंगे? हम आपका काम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। वायर आर्ट, ये मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था कि वायर आर्ट भी होता, पेंटिंग भी करते हैं या और आर्टिस्ट की हम काम को भी दिखा रहे होते हैं, लेकिन वायर आर्ट मैंने पहली मरतबा सुना और प्रोफेशनली कोई इसको परस्यू कर रहा हो, ये मैंने पहली दफ़ा सुना। अच्छा, ये देखें, ये खूबसूरत सा मेरे हाथ में ये जो दरख्त है छोटा सा दरख्त है, ये वायर आर्ट ही है। ये इस वक्त ये एक लकड़ी है और उसके ऊपर ये सारा जो है ये वायर आर्ट ही है। तो आज वायर आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है
अली हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मोहम्मद अस्सलाम। अली हसन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो अनोखे काम, इस वक्त ये बैक पे भी आप देख सकते हैं कि ये जितना भी काम आपको नजर आ रहा है ये सारा वायर से हुआ हुआ है। ये जितने भी स्कल्पचर्स बने हुए हैं ये सब वायर से बने हुए हैं। ज़रा पहले इस आर्ट के बारे में हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कैसे आपने शुरू किया और एक्चुअली ये होता कैसे है? जी, वायर को तकरीबन 10 साल से मैं एक्सक्लूसिवली इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और उसके पीछे एक रीज़न भी है। क्या वो रीज़न ये है कि बेसिकली वायर मीडियम के हवाले से आर्ट के अंदर पाकिस्तान की प्रोजेक्शन नहीं थी। तो आई थॉट कि मुझे ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और जिस तरह से बाकी दुनिया कम्पीट कर रही है इस मीडियम के अंदर और दुनिया जो है बेसिकली वायर आर्ट की तरफ इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इन फ्यूचर। तो आई थॉट के पाकिस्तान की इसके अंदर जो है ना वो एक प्रोजेक्शन और रिप्रेजेंटेशन। और पाकिस्तान से क्या सिर्फ आप ही हैं जो कि वायर आर्ट कर रहे हैं या और भी लोग हैं? जी, पूरी दुनिया के अंदर अगर मैं करूं तो बात तो पूरी दुनिया के अंदर अभी जो है इसका ट्रेंड बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है। और उसमें जो है हाइपर रियलिस्टिक स्कल्पटिंग के अंदर बेसिकली देखें ट्राई करने वाले तो बहुत सारे होते हैं। जी जी, प्रोफेशनल्स बहुत कम है। प्रोफेशनल्स बहुत कम है। ए क्लास कैटेगरी की अगर बात करूं तो दुनिया में 3-4 जो है ए क्लास कैटेगरी के जो आई मीन टॉप लेवल पे जो है वायर आर्ट का काम कर रहे हैं। तो वो देयर आर लाइक क्वाइट फ्यू पीपल और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कभी सोचा था कि यही करना है, क्या करना था बचपन से और फिर क्या कर बैठे? जी, डिफरेंट प्रोफेशंस में था और बेसिकली इससे पहले जिस प्रोफेशन में था और उससे जब मैंने स्विच किया और मैंने डेडिकेटेडली इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट किया जब से गैलरीज के अंदर जो है ना जाते साथ ही एक दिन में ही यानी कि आइटम्स जो है वो सारे सेल हो जाते हैं। अच्छा। और इस तरह से जो है मतलब खूब पैसे कमा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अब ज़रा इसके बारे में बताएं हमें कि ये अच्छा ये वायर बड़ी खूबसूरत है। सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं बिकॉज बाकी हमने देखा तो वो सिंपल जो वायर होती है सिल्वर कलर की या गोल्डन कलर की वो यूज हो रही होती है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी सी है बड़ी प्यारी सी है, बताएं ज़रा इसके बारे में। जी, बेसिकली वायर का अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये सिल्वर वायर है ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील है और ये बाहर से इंपोर्ट करता था। ठीक है। और अब इफ़ आई टॉक अबाउट दिस गोल्डन वायर तो गोल्डन वायर में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूँगा मीडिया का कि जिनके आई मीन वसीले से लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और पाकिस्तान में भी जो है एक वायर के मैन्युफैक्चरर हैं वो यहाँ से बना के बाहर एक्सपोर्ट करते थे। उन्होंने आपको भेजा? जी। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में इसका यूज़ कोई नहीं है तो हमें सिर्फ बाहर भेजने को मिलता था। तो हम बड़े खुश हुए हैं कि पाकिस्तान में भी इसका यूज़ है। तो हम जिस तरह से बाहर इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान में इसको जो है ना वो आप अच्छा वैसे ये यूज़ करेंगे। सिंपल वायर है और इसको आपने फ्लावर की शेप दी हुई है और इसको आप अटैच के थोड़ा हमें करके दिखाएं। मैं देखना चाहती हूँ कि वायर आर्ट एक्चुअली होता कैसे है क्योंकि ये मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का ये फर्स्ट टाइम होगा कि वो देख रहे होंगे कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। इस तरह से ये जो है लीफ इसके साथ अटैच हो जाता है और इसको भी बनाने के लिए जो है ना देयर आर 3 to 4 डिफरेंट प्रोसेसेस के जिसमें पहले स्ट्रेट करना उसको बहुत लेंथ होती है उसकी उसको स्ट्रेट करना फिर उसको ट्विस्ट करना ऐसे गुंजल करके आपने वैसे कि पूरा दिन बस वायर्स के साथ ही मेरा ख्याल है आप भी पूरा दिन रात आपका यही गुजरता होगा। अच्छा अली कितना मुश्किल है ये आर्ट, आपने कब शुरू किया था और आपने कितने अरसे में इसको सीखा? जी क्योंकि मैंने किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, ये गॉड गिफ्टेड है तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तकरीबन 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा था और पिछले 2-3 साल से मैंने फिर इसको बाहर सेल आउट और यानी कि ऑडियंस में मैंने इनको लोगों को दिखाना शुरू किया अपना काम। तो इसमें शुरू में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई हैं क्योंकि वायर एक ऐसा मीडियम है कि इसमें ग्लव्स पहन के हम काम नहीं कर सकते और जब ग्लव्स उतारते हैं तो हाथ में घुसती है तार तो बहुत ज़्यादा यानी कि पेनफुल होता है। लेकिन जब आप एक चीज़ को बना लेते हैं एक आर्ट वर्क को तो वो आपकी जो तो जितनी तकलीफ होती है वो जी जी इट्स अ पैशन। आपके सामने उसका रिजल्ट आता है तो आप कहते हैं नहीं इट्स वंडरफुल। जी जी इट्स वंडरफुल। ये जरूर होता है। अच्छा इंटरनेशनली बताएं कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की है पाकिस्तान की और क्या क्या बनाया? बेसिकली दुनिया के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की और इन बहुत सारे ममालिक में मेरे स्कल्पचर्स हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है।
स्कल्पचर्स की बताया था ना। जी जी। तो कुछ ऐसा है कि असल में मैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ही करना चाहता था और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स स्कल्पचर जो है मैंने बनाया था, जो कि 2022 में इंस्टॉल हुआ था और 2020 की जो दिहाई है उसका वो सबसे बड़ा स्कल्पचर था। अच्छा अली, ये भी ज़रूर बताएं हमें कि अगर पाकिस्तान में वायर आर्ट को प्रमोट भी किया जाए हर तरह से, और स्पेशली यंगस्टर्स जो हमेशा जो कि आर्ट में दिलचस्पी भी रख रहे होते हैं, वो अगर आना चाहें, वो बनाना चाहें और पाकिस्तान में अगर इसकी एक प्रॉपर पहचान बन सके, तो ये इंटरनेशनली कितना ज़बरदस्त होगा पाकिस्तान के लिए? कैसे कैसे आपकी यूथ को या आपके मुल्क को प्रमोशन मिलेगी इससे? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हूँ और अभी पूरी वर्ल्ड से जो भी यानी कि रिनाउंड आर्टिस्ट थे दुनिया के अंदर जो वायर के अंदर थे, दे आर ऑल कॉन्टैक्टिंग मी, और जो डिफरेंट किस्म के जो मैंने पैटर्न्स इंट्रोड्यूस किए हैं उस पर वो मुझसे क्वेरीज भी करते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, पूछ रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन पाकिस्तान आई वुड से कि अल्हम्दुलिल्लाह वायर के अंदर जो है कम्पीट कर रहे हैं। वायर आर्ट में सबसे ऊपर है, अली यही बता रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन है, और अली जो है ही इज द ओनली वन फिलहाल के लिए। बहुत शुक्रिया अली हमें टाइम देने के लिए। नाजरीन, अगर आप में कोई टैलेंट है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आपका टैलेंट जो है उसको हम शोकेस करें। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सबसे आगे हम न्यूज़ पे आपके पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है। बैक टू स्टूडियोज। जबरदस्त जी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।